Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को जब सोमनाथ मंदिर के 75th ईयर का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मोदी जी ने भारत के लोगों से 7 तरह की 7 अपील्स की है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अपील है कि भारत के लोग जो सोना है वो सोना कम खरीदें, विदेशों के अंदर ट्रैवल आपको कम करें, ऑयल कम खाएं, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आपको करें। ऐसी कई सारी अपील्स मोदी जी ने की है। क्यों की है ये अपीलें, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वीडियो में ये सब हम लोग आपको जानेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो का एक रिपोर्ट है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक 7 अपील फॉर द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए 7 तरह की अपील मोदी जी ने आपको की है। अब इस तरह की अपील भारत में कोई नई नहीं है, इसके पहले इंदिरा गांधी के टाइम पर भी इस प्रकार की अपील्स हो चुकी है, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने पे था। 2013 में भी पी चिदम्बरम ने तरह की अपील लोगों से की थी, या जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी इस प्रकार की सिचुएशंस भारत में आपको बनी है। लेकिन क्या उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन एक जैसी है? क्या ये सिचुएशन बिगड़ने के पहले, उसको डिस्ट्रॉय या बिगड़ने के पहले एक तरह के एक मेजर के रूप में, एक रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है? क्या है ये पूरी चीजें और क्यों हम सोना और बाकी चीजें जो है वो खरीदने से हम लोगों को रोका जा रहा है, भारत के लोगों को अपील की जा रही है? देखो, सरकार लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि आप सोना मत खरीदो, बाकी चीजें मत खरीदो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो लोगों को एडवाइस कर सकती है कि ऐसी चीजें ना करें जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार आपको बच सके। अब विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, क्योंकि पूरा बखेड़ा उसी चीज का है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपनी देश में जो फॉरेन करेंसीज हैं, जो वर्ल्ड बैंक का, जो IMF का SDR है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं अदर कंट्रीज़ की, इन सब का रिजर्व अपनी कंट्री में रखती है, ताकि जब वो एक्सपोर्ट करे, तो दुनिया में ज़्यादातर एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है डॉलर से। तो हम कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, तो वी आर यूजिंग द डॉलर, या हम लोग पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, या हम लोग युआन वगैरह यूज़ करेंगे। मैक्सिमम हम लोग यूज़ क्या करते हैं? डॉलर। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व हमको रखना पड़ता है डॉलर का। तो आने वाले टाइम पर क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसके कारण हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करके, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको ज़्यादा खर्च नहीं करना है। जब हम लोग सोना खरीदेंगे, हम लोग फॉरेन ट्रिप्स पे आपको जाएंगे, तो हम देंगे रुपया और रुपये के बदले हमको डॉलर देना पड़ेगा। तो भारत से डॉलर जाएगा बाहर, तो फॉरेन करेंसी बाहर आपको जाएगी। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट? अब क्या हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया है या खत्म होने की सिचुएशन पे है? बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको एक डेटा आपको बताता हूँ। ये IMF का डेटा है, सॉरी ये RBI का डेटा है। RBI की ये 26 जनवरी के आसपास की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग भारत में अभी 701 बिलियन डॉलर, 701 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास में है। ये अभी तक के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा है ना। ये डेटा अगर आप ग्राफ देखोगे तो तकरीबन 2010 का मैप है। 2010 में हमारे पास मात्र 300 बिलियन डॉलर था। वहां से अगले 15 साल में ये डेटा बढ़ते अभी कहां पहुंच चुका है? 701, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिजर्व, लार्जेस्ट रिजर्व है। इतना बड़ा रिजर्व हमारे भारत में कभी नहीं था। तो उसके बावजूद भी क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन है, चलो वो हम देखते हैं। पहले तो डेटा देखना, कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर उन चीजों के ऊपर आपको बात करेंगे। तो 701 बिलियन डॉलर अभी हमारे पास रिजर्व है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व वाली कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास में है? चाइना के पास में। सेकंड नंबर पे है जापान, थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे है रशिया, और 5वें नंबर पे है भारत। तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल एक्सचेंज या बोल सकते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला कंट्री है। सर इसमें यूएस नहीं है? यूएस को रखने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास खुद के पास डॉलर है, तो वो अपने रिजर्व को इस तरीके से नहीं रखता है, उनका तरीका अलग है। ठीक है, तो 5 कंट्री में हम लोग, ये टॉप 5 कंट्रीज है, वी आर ऑन द 5th नंबर, जो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा रखते हैं। ठीक है, तो ये तो डेटा अब याद रखिएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता क्या क्या है? सबसे पहले आप देखोगे तो फॉरेन करेंसी असेट्स होते हैं तकरीबन 551 बिलियन डॉलर, मतलब इस पूरे अमाउंट का तकरीबन 85%, 85%। तो 85% हमारे पास विदेशी मुद्रा है, डॉलर्स, पाउंड, येन, रमिनबी, तमाम करेंसीज हैं। साथ में गोल्ड रिजर्व है तकरीबन 115 बिलियन डॉलर का। ठीक है, उसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट्स है IMF के
$18 बिलियन, ये आईएमएफ का रिजर्व होता है, ये आईएमएफ की करेंसी बोल सकते हैं इसको। उसके अलावा रिजर्व पोजीशन है आईएफ में तकरीबन 4.86 बिलियन। तो ये सब डेटा मिला के तकरीबन $701 बिलियन तक आपको जाता है। तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। और मैंने ये भी आपको बता चुका हूं कि ये जो रिजर्व है वो हमको क्यों रखना पड़ता है। जब भी हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट करेंगे मतलब कुछ सामान विदेश से खरीदेंगे तो उसके बदले डॉलर देना पड़ेगा। जब हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमको डॉलर मिलेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि वॉर की सिचुएशन चल रही है, दुनिया भर में वॉर चल रहा है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ईरान इजराइल वॉर आपको हो गया, ईरान इजराइल एंड अमेरिका ये वॉर हो गया। तो वॉर के टाइम पर क्या होता है कि वॉर के टाइम पर ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पाता। ट्रेड धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, वर्ल्ड धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ या मंदी की तरफ आपको जा रहा है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो 1929 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आपको पता होगा, 2008 की जो मंदी है वो मंदी भी पता होगी। और ये मंदी तो आपके सामने हुई होगी, मेरे तो सामने हुई है ना। मैं तो उस समय ऑब्वियसली बात ठीक ठाक बड़ा हो गया था, समझता था क्या चीज़ें आपको हो रही है। तो एक तो इंटरनेशनल लेवल जो ट्रेड है वो ट्रेड में धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, ट्रेड धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया और यूएस के बीच में, तो यूएस दुनिया भर के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कई सारे सैंक्शंस, कई सारे प्रतिबंध आपको लगाए। उसके कारण इंडिया का जो सबसे बड़ा बायर है अमेरिका, उसके साथ भी हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉब्लम में आपको आ रहा है। चाइना से हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो क्या अब मोदी जी ने अपील की है, अब उसके ऊपर आपको आते हैं। सबसे पहले मोदी जी ने बोला है कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेयर द पॉसिबल, जहां पर संभव हो वर्क फ्रॉम होम रखो, है ना। कुछ लोग इसको हंता वायरस से भी जोड़ रहे हैं, बट ठीक है, उसको हंता वायरस से जोड़ने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। वो एक अलग सिचुएशन है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हंता वायरस के ऊपर मैं आपको बना चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले मोदी ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसको प्रायोरिटाइज करें। अब कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करेगा तो सबसे पहले वो अपने घर में रहेगा, तो उसके कारण जो ऑयल है या जो पेट्रोल डीजल है वो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करेगा। उससे पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो खपत में कम आएगी। तो हम मैक्सिमम जो हम लोग एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं उसका तकरीबन 82% जो है वो हम लोग ऑयल परचेस में खर्च करते हैं, या जो ऑयल या जो तेल है उसकी परचेस में हमारी विदेशी मुद्रा जाती है। तो लोग अगर घर में बैठ के काम करेंगे तो ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो चीज़ें आपको बचेगी। दूसरा, हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े गोल्ड बायर हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है तो क्या करते हैं, बोले चलो सोना खरीद लेते हैं। शादियों का सीजन अभी चल रहा है, क्या करेंगे, सोना खरीद लेंगे। तो मोदी जी ने बोला है कि अगले 1 साल तक, 1 ईयर तक आप जो गोल्ड है वो गोल्ड परचेस करने से बचें। रोका नहीं है कि रुको नहीं मत खरीदो, बचें कि भाई जरूरत नहीं हो तो मत खरीदो, पैसा उसके बदले यूज कर लो। गवर्नमेंट जो है, उसके अलावा गवर्नमेंट कई सारे जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स हैं आरबीआई के, तो आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसी में इन्वेस्ट कुछ चीजें की हुई है, गोल्ड बॉन्ड्स मैंने खरीदे, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा कभी। तो 1 ईयर जो गोल्ड है, 1 साल तक गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हमारे पास गोल्ड की लिमिटेड माइंस है, केजीएफ और कुछ माइंस को छोड़ दें तो हम लोग अपने यूज का तकरीबन 5 से 6% गोल्ड ही खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाकी पूरा गोल्ड हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर चलो ठीक है पेट्रोल डीजल छोड़ दें, अगर गोल्ड अगर हम कम इंपोर्ट करेंगे, कम अभी यूज़ नहीं करेंगे, तो गोल्ड से हमारा जो पैसा है वो पैसा बच जाएगा। वो पैसा हम लोग दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट्स में, एसआईवीज़ में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेटी की शादी है तो उसको गोल्ड देने की जगह कुछ एसआईपीज़ दे सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड परचेज करके दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पेट्रोल डीजल का जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन को कम करें, और उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। एक तो मैं मोदी जी को बोलूंगा कि मोदी जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन भारत में क्या है ये आपको पता है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इतना प्रॉपर नहीं है। अभी मैं हूँ जहाँ पर, वो जगह है भंवरकुआ, यहाँ से अगर मुझे अपने घर जाना है तो मुझे 3 गाड़ियाँ बदलना पड़ेगी। यहाँ से मैं सिटी बस में बैठूंगा, है ना, उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर स्टेशन पे उतरूंगा, वहाँ से एक दूसरी गाड़ी मिलेगी, देन तीसरी गाड़ी मिलेगी, देन आई रीच द होम। तो 1 घंटा मुझे लग जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि ठीक है सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग कर लेंगे, लेकिन उतना ईज नहीं, उतना आसान नहीं है भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा, उन्हें बोला कि कारपूलिंग वगैरह आपको कर लो। तो ऑयल जब हम लोग खर्च करते हैं, पेट्रोल डीजल जब खर्च करते हैं, तो उसमें भी स्पेशली मैंने बताया इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट का बिल उससे कम होगा। तो और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग जो ई व्हीकल है, आप ई व्हीकल का उपयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का। तो ही सजेस्टेड कि जो ई व्हीकल है
उन ई व्हीकल का उपयोग करें, और इसके ऊपर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, ये भी उन्होंने बताया। तो वी आर गोइंग टू परचेज द ई व्हीकल। चलो मोदी जी, वो तो खरीदना पड़ेगी हमको, अभी तो है नहीं ई व्हीकल, लेकिन ठीक है, ई व्हीकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ई व्हीकल यूज़ करेंगे, अगेन एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बर्न होगी, वो हम लोग अपने देश में कोयले से जलाते हैं, कोयले से बनाते हैं, और कोयला जब जलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ठीक है, वो तो लंबे इंप्लीकेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तीसरा रिफॉर्म। उसके बाद मोदी जी ने क्या बोला? उसके बाद मोदी जी ने आपको बोला है कि जो कुकिंग ऑयल है, उस कुकिंग ऑयल का उपयोग भी कम करो, मतलब तेल भी ना खाएं। क्या करें फिर? तो ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली अलग देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार का ऑयल यूज होता है ना। आप देखोगे सोयाबीन का ऑयल, कोकोनट, या आपका सरसों का तेल, ये तमाम तेल हैं। उसके अलावा एक सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता पाम ऑयल, और वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल। तो पाम ऑयल जो है, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वी आर द इंपोर्टर, सबसे बड़े लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो जो खाने का जो पाम ऑयल है, वो पाम ऑयल हम लोग दूसरे देशों से खरीदते हैं, वहां से परचेज करते हैं, तो उसमें भी विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च होगी। चलो सोयाबीन, कोकोनट, ये सब तो ठीक है ना, ये सब चलेगा, लेकिन पाम ऑयल सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, 40% पॉपुलेशन, तो उसको खरीदने भी हमको डॉलर आपको या विदेशी मुद्रा देना पड़ेगी। उसका अल्टरनेट हम लोग ये कर सकते हैं कि सोया, कोकोनट, सरसों, ये सब यूज़ कर सकते हैं, या आप बोलो तो फिर खाना पीना ही छोड़ दें, है ना। चलिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका उपयोग कम करें, इसका उपयोग यूज करें। अगेन, अब जो केमिकल फर्टिलाइजर, सर इससे क्या प्रॉब्लम है? ये तो बिल्कुल एग्रीकल्चर में है। जो फर्टिलाइजर जब बनता है, तो फर्टिलाइजर, एक तो हम लोग सबसे ज्यादा दुनिया में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको लगता है नेचुरल गैस, और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस किसके पास में? ईरान, कतर, इनके पास में, और यही बड़े लेवल पे फर्टिलाइजर बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना, प्राकृतिक गैस के बिना फर्टिलाइजर नहीं बन सकता। तो हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि नेचुरल गैस नहीं है, और अगर बना पा रहे हैं तो नेचुरल गैस हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, उसी से फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसी से यूरिया, एनपीके, डीएपी, उसी से आपको बनता है। तो अगर हम लोग इसका उपयोग कम करेंगे, तो एक तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगा, साथ में फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी कम होगी। तो नेचुरल फार्मिंग, या बोल सकते हैं कि जो जैविक खेती करने के लिए हमको मोदी जी आपको बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो विदेशी ब्रांड है, उन विदेशी ब्रांड्स का कम उपयोग करें, स्वदेशी अपनाओ। ठीक है सर, 1905 से, मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ भाई, हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, और मैं 1905 से भारत के नेता यही अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द स्वदेशी। एक मिनट, हाँ, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि जो स्वदेशी है, स्वदेशी आपको अपनाओ। ठीक है, जब हम विदेशी चीजें उपयोग करते हैं, तो अगेन हमको क्या देना पड़ता है? अगेन हमको देना पड़ते हैं डॉलर या पाउंड, आपको देना पड़ते हैं। तो अगर विदेशी ब्रांड की चीजें कम खरीदेंगे, स्वदेशी, तो उससे हमारा जो लोकल कॉटेज इंडस्ट्री है, वो डेवलप होगा, वो विकसित होगा। और उसके अलावा द मेन थिंग इज दैट कि हमारा फॉरेन करेंसी बाहर कम जाएगा। इंडिया में भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि लड़कियां अगर वीडियो देख रही है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दो तरह की लिपस्टिक में दे रहा हूं, एक है लक्ष्मी की और दूसरी है लैक्मे की, कौन सी यूज करोगी? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली बात लैक्मे की करेंगे। तो लैक्मे का ओरिजिनल जाम जो पहले था, वो था लक्ष्मी, और वो टाटा का एक कंपनी है। उनको लगा कि लक्ष्मी नाम से कोई खरीदेगा नहीं, इन दैट केस उन्होंने नाम चेंज करके किया लैक्मे। तो लैक्मे वाज द इंडियन ब्रांड, बट नेम सीम्स टू बी द फॉरेन। तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भारतीय कौन सा है, विदेशी कौन सा है। ठीक है, और ये वही कि जो हमने मेक इन इंडिया और ये सब प्रोग्राम्स हम लोग लेके आपको आए थे, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो वैसे प्रोग्राम जो कोविड में लाए थे, वैसे प्रोग्राम्स फिर से आपको लाए। तो वी हैव टू अडॉप्ट द स्वदेशी। कब से? मतलब 1905 का स्वदेशी आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, सीडीएम, तब से चिल्ला रहे स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। वो रामदेव बाबा चिल्ला रहे हैं, वो एक और कोई व्यक्ति हैं, बड़े उनके वीडियो आते हैं, वो मतलब काफ़ी सारे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जो विदेशी ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल है, तो फॉरेन ट्रैवल को 1 साल तक अवॉइड करें। अगेन सेम चीज कि विदेशी ट्रैवल अगर हम लोग करेंगे, वी स्पेंड द डॉलर इन द फॉरेन कंट्री। अब जैसे मुझे जाना है अमेरिका घूमने, अब मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, 5 लाख रुपया मैं दूंगा उनको, तब जाके मुझे डॉलर मिलेंगे।
और वो डॉलर जाके अमेरिका में खर्च करूंगा या कहीं और घूमने जा रहा हूँ वहाँ पे खर्च करूंगा, तो अगेन हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो बाहर जा रही है, हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। तो ये 7 अपील उन्होंने की है ताकि हम लोग अपने फॉरेन करेंसी को बचा सके। देखो अभी तो अगर हम लोग देखें तो सिचुएशन इतनी अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको अभी से रिजर्व करना नहीं शुरू किया तो प्रॉब्लम विल बी ह्यूज। ये भंडार धीरे 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 करते करते कम होता जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, विदेशी मुद्रा भारत में नहीं आ पा रही है, तो ये तो कम ही होता जाएगा ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये सब अपीलें आपको की गई है, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड फॉलो दैट, हम इन चीज़ों को फॉलो करें। खैर ये बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया जहां पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।